नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के 95वें स्थापना दिवस समारोह का हुआ समापन। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि खाद्य सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के समाधान में वैज्ञानिकों की महती जिम्मेदारी। खाद्यान्न, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन क्षेत्र में अपेक्षा के अनुरूप वैज्ञानिक कर रहे हैं काम। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री की अध्यक्षता में कृषि और आनुषंगिक विभागों के समन्वय के लिए कार्यशाला की गई आयोजित। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए मंत्रियों ने किया मंथन। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर जोर। 75 जनपदों के लिए व्यापक और प्रभावी कार्य योजना बनाए जाने पर दिया गया बल। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पिछले दिनों की भारी बारिश से किसानों को हुआ भारी नुकसान। कृषि सचिव निदेशालय स्तर पर नोडल अधिकारी करें नियुक्त। अधिकारी किसानों से रहे संपर्क में। अतिवृष्टि से हरिद्वार जिले में 16,558 हेक्टेयर का नुकसान। हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, तेलंगाना, उड़ीसा समेत कई राज्यों में बुधवार को भी भारी बारिश का अनुमान। असम में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार। दिल्ली में फिर खतरे के निशान से ऊपर पहुंची यमुना। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने 16 से 18 जुलाई 2023 तक राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर पूसा नई दिल्ली में अपना 95वां स्थापना और प्रौद्योगिकी दिवस मनाया। इस अवसर पर शानदार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसने किसानों, छात्रों, उद्योग, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं का ध्यान आकर्षित किया है। हमारे संवाददाता OP यादव ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बात की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपने 95वां स्थापना और प्रौद्योगिकी दिवस मनाया है। इस दिवस के जरिए एक और जहां देश के किसानों और कृषि वैज्ञानिकों का एक महासम्मेलन हुआ, वहीं दूसरी ओर कृषि क्षेत्र में किस तरह भारत आत्मनिर्भर बने, इसकी संकल्पना को पूरा करने का सार्थक प्रयास भी हुआ। अभी इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। प्रौद्योगिकी दिवस की एक शुरुआत आपके मार्गदर्शन में हुई है, उसकी शुभकामनाएं क्या कहेंगे? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का गठन 94 वर्ष पूरे कर रहा है। 95वां स्थापना दिवस ये था। इसमें प्रौद्योगिकी दिवस को भी जोड़ा गया और 3 दिवसीय एक उत्सवी कार्यक्रम के रूप में स्थापना दिवस को इस बार मनाया गया। और मुझे प्रसन्नता है कि इस पूरे आयोजन में जहां एक और वैज्ञानिक सम्मिलित हुए, वहीं दूसरी ओर बड़ी मात्रा में इंडस्ट्री के लोग आए, एग्री स्टार्टअप्स आए, किसान आए, छोटे छोटे बच्चे आए। और इस दौर में एक बहुत अच्छी एग्जीबिशन भी आयोजित की गई। हमारे कृषि क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक फसल के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, बागवानी और फूलों की खेती के बारे में भी बहुत अग्रणी रूप से अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और साथ ही साथ पशुपालन और मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन को भी आगे बढ़ाने की जो कोशिश हो रही है, वो निश्चित रूप से देश की खाद्य व्यवस्था को तो मजबूत बनाएगी, लेकिन देश में बड़ी मात्रा में रोजगार के नए अवसर सुनिश्चित हों, इस को भी पूरा करने में समर्थ होगी। कितना जरूरी था इस तरह की चीज़ें, आज़ादी का अमृत महोत्सव और एक प्रधानमंत्री का नए सपनों का जो भारत है उसकी नव निर्माण में? मैं समझता हूँ कि मैंने जब ये कहा कि ये कार्यक्रम बहुत उपयोगी रहा, तो ICAR को नज़दीक से देखने का इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे लोगों को भी अवसर मिला जिनका सामान्य तौर से अनुसंधान परिषद से कोई संबंध नहीं रहता है। हमारे ICAR के सभी संस्थान लगातार इस बात की कोशिश करते रहते हैं कि वो कुछ
प्रोफेशनल गतिविधियां भी करें, उनकी आय का स्रोत भी बने। तो संस्थान अपने अपने स्थान पर गतिविधियां करता है और कई जगह तो बहुत अच्छी व्यापारिक गतिविधियां हमारे संस्थानों ने की हैं। तो आईसीआर के 17 समझौते हुए हैं, आने वाले कल में और समझौते होने वाले हैं। अभी इन 70 समझौतों में लगभग 1 करोड़ से अधिक की आय होगी और समझौते भी होंगे और आईसीआर अपनी आय अर्जित करने में सफल होगा। कृषि के जरिए भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह कोऑर्डिनेशन करेगा और पूरी दुनिया को कृषि का मार्गदर्शन देगा? मैं समझता हूँ कि भारत ने भारतीय कृषि की दृष्टि से काफ़ी उन्नति की है। आज भारत दुनिया को तकनीकी समर्थन के मामले में सलाह देने, उन्हें सिखाने, उनका प्रशिक्षण करने में समर्थ हो गया है। खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से भी जब हम अपने देश की खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो साथ ही साथ हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान, उत्पादन और उत्पादकता और भारत सरकार की नीतियां और इच्छा वर्तमान समय में जो दुनिया की अपेक्षा भारत से है, तो हम वैश्विक खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित करने में योगदान कर सके, इस दिशा में भी बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं। तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिनका मानना है कि आईसीआर की स्थापना और प्रौद्योगिकी दिवस के जरिए एक और जहां देश के वैज्ञानिकों की तकनीक किसानों तक पहुंचाने का काम हुआ है, वहीं 2047 में देश को किस तरह आगे बढ़ाकर आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को सच्चे मायने में साकार किया जाए, इसकी संकल्पना का प्रतिबद्धता दर्शाने का महत्वपूर्ण अवसर भी मिला है। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगपाल के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजधानी नई दिल्ली स्थित नास कॉम्प्लेक्स परिसर में 95वां स्थापना एवं प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। इस दौरान आईसीएआर के 113 स्थानों की शोध व नवाचार से जुड़ी अम्ब्रेला प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी से देश के किसानों और कृषि उद्यमियों को कितना फायदा होगा, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की आईसीएआर के कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय के परियोजना निदेशक डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा से। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपने 95वें स्थापना दिवस पर देश भर से आए कृषि अनुसंधान केंद्र और अनेक तरह के जो वैज्ञानिकों से जुड़े शोध अनुसंधान हो रहे हैं, उनके यहाँ स्टॉल लगाए हैं और इन पर कई तरह की तकनीकी नवाचार की जानकारी दी जा रही है। अभी हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए आईसीआर के डीकेएमए के निदेशक डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा मौजूद है। ये बात करते हैं। सर, जो आईसीआर के स्थापना दिवस पर जो स्टॉल वगैरह लगाए गए, इनका क्या मुख्य मकसद रहा? जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हमारा 95वां स्थापना वर्ष है और आईसीआर का जो स्थापना होते हुए अब ये 96वें वर्ष में जो है एंटर कर जाएंगे, तो उसमें हमारे 113 रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं और वहाँ पर अनुसंधान कार्य चल रहे हैं। अलग अलग जो हमारी कृषि पारिस्थितिकी है और जलवायु क्षेत्र है, अलग अलग जो हमारे केंद्र हैं वो नई नई तकनीकी जो है विकास कर रहे हैं। तो वो तकनीकी जो है वो किसानों तक कैसे पहुँचे और उसका कमर्शलाइजेशन कैसे हो, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये एग्जीबिशन का आयोजन भी किया गया है, जिसमें जितनी भी तकनीक हमारे यहाँ विकसित हुई हैं उनको यहाँ पर एग्जिबिट किया जा रहा है और यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इसमें एक तो किसान यहाँ पर आ करके उन तकनीक को देख रहे हैं और किसानों से उसको सीधा जो है एक तरह से मैं कहूँगा संवाद का एक मौका मिल रहा है। साथ साथ बहुत सारी ऐसी तकनीक है जिसका जो है हमें एक तरह से व्यवसायीकरण की ज़रूरत पड़ती है, तो इंडस्ट्री भी यहाँ पर आकर के वैज्ञानिकों से चर्चा करती है कि ये तकनीक हमारे लिए उपयोगी है। कृषि शिक्षा, शोध और अनुसंधान को जब तक प्रसार न किया जाए, जब तक उसको किसानों तक न पहुँचाया जाए, उसका लाभ नहीं है। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका डीकेएमए की है, क्योंकि सभी संस्थानों के शोध और अनुसंधान आपके जरिए किसानों तक और वैज्ञानिकों के जरिए आम जन तक पहुँच रहे हैं। तो इसमें आप किस तरह देख रहे हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 113 केंद्र हैं, तो एक केंद्र जो है उनमें से डायरेक्टरेट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर, मैं ये कहूँगा कि जो एक तरह का निदेशालय है जहाँ पर जो जितने भी हमारे ज्ञान प्रबंधन का जो मैं ये कहूँगा जो रिसोर्स है उनका जो है एक तरह का विकास होता है। क्योंकि हम लोगों को ये जितनी भी कृषि तकनीकी डेवलप होती है हमारे रिसर्च के माध्यम से, अनुसंधान के माध्यम से, वो जो है किसानों तक कैसे पहुँचे, चाहे वो प्रिंट मीडिया की तरफ से हो, तो इस तरह के कुछ ऐसे पब्लिकेशंस हैं जो हमारा डायरेक्टरेट निकालता है, चाहे जिसमें इंडियन हॉर्टिकल्चर, इंडियन फार्मिंग,
खेती और फल फूल, ये इस तरह की 4 हमारे प्रकाशन हैं ये जो कि किसानों को जो है एक तरह से किसानों के लाभ के लिए उसमें बहुत सारी ऐसी सामग्री है, उसका जो है एक तरह से हम लोग उसका प्रिंटिंग करते हैं और वो जो है किसानों तक पहुँचती है। अलग अलग उसमें आर्टिकल्स किसानों के उपयोग के लिए आते हैं, उनको छापा जाता है। साथ में बहुत सारी ऐसी पुस्तकें भी हैं जो एक सरल भाषा में जो है लिखी गई हैं। तो ये थे ICAR के कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय के परियोजना निदेशक डॉक्टर SK मल्होत्रा, जिनका मानना कि ICAR के 95वें स्थापना दिवस पर एक और जहाँ कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग तरह की स्टॉल लगाई गई है, वहीं दूसरी ओर इससे जुड़े संबंधित शोध और अनुसंधान को किसानों तक पहुँचाने के लिए DKMA द्वारा पब्लिकेशन के माध्यम से प्रकाशन और प्रचार प्रसार करने का महत्वपूर्ण काम भी किया है। मेरे सहयोगी कैमरामैन AK के साथ मैं OP यादव, DD न्यूज़, दिल्ली। और उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी प्रोजेक्ट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा के लिए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में कैबिनेट मंत्री जल शक्ति स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री पशुपालन धर्मपाल सिंह और बलदेव सिंह औलख के साथ मुख्यमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर KV राजू ने भाग लिया। इस अवसर पर सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि आज मंत्री स्तर पर यह पहला प्रेजेंटेशन हुआ है। उन्होंने पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर विशेष चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इस पर प्रदेश के समस्त 75 जनपदों के लिए व्यापक और प्रभावी कार्य योजना बनाए जाने की आवश्यकता है। विविधीकरण को बढ़ावा देने और मूल्य प्राप्ति बढ़ाने के लिए दलहन, तिलहन और बाजरा के लिए समर्पित फसल विविधीकरण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। मक्का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम विकसित किया गया है क्योंकि ये पशु चारा और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट है। पशुपालन कृषि योजना विभाग और IGFRI के साथ सर्वसम्मति से व्यापक राज्यव्यापी चारा योजना के विकास को अंतिम रूप दिया गया है। गौ वंश की नस्लों में सुधार तथा देसी नस्लों के संरक्षण के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में कृत्रिम गर्भधान कवरेज को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ काम चल रहा है और इसके अलावा दूध नीति को अधिक आकर्षक बनाने और इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए इसमें आवश्यक संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। उत्पादन बढ़ाने और यूपी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पोल्ट्री और मत्स्य पालन में भी हस्तक्षेप की योजना बनाई गई है। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हॉर्टिकल्चर एवं एग्रीकल्चर की पिछली बैठक में दिए गए दिशा निर्देश के क्रम में वर्चुअल माध्यम से विभागीय अधिकारियों के साथ बारिश के कारण प्रदेश में किसानों की फसलों को हुए नुकसान के संबंध में बैठक ली। बैठक में सचिव कृषि के साथ ही प्रदेश के सभी जिलों के मुख्य कृषि अधिकारी और मुख्य उद्यान अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार इस संकट की घड़ी में किसानों के साथ है। उन्होंने कृषि सचिव को निदेशालय स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने के साथ अधिकारियों को किसानों से कनेक्ट रहने के निर्देश दिए हैं। अतिवृष्टि से हरिद्वार जनपद में 16,558 हेक्टेयर क्षेत्रफल में नुकसान हुआ है। पिछले दिनों की भारी बारिश के कारण प्रदेश में आज जनमानस के साथ ही किसानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। राज्य में हुई भारी बारिश से कई जनपद सामान्य स्थिति में, लेकिन कुछ जनपदों में नुकसान हुआ है। अधिकारियों को राजस्व की टीम के साथ समन्वय बनाकर सर्वेक्षण करने और निरंतर मॉनिटरिंग के लिए निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने बताया है कि सबसे अधिक हरिद्वार जनपद में 16,558 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है। उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के जलौक गांव में बादल फटने से 10 से 12 खेत बह गए हैं, जिसमें करीब 15 नाली भूमि व 5 किसान प्रभावित हुए हैं तथा नौगांव में 2 किसानों के सेब के पेड़ों को क्षति हुई है। रुद्रप्रयाग के फाटा में आधा हेक्टेयर भूस्खलन के कारण नुकसान हुआ है और 24 से 25 किसान प्रभावित हुए हैं। उधम सिंह नगर में खेतों में जलभराव से पानी की समस्या है और 12 से 15% नुकसान हुआ है। नैनीताल के रामगढ़ में गदेरा आने से 600 आड़ू के पौधों को नुकसान हुआ है और देहरादून में चक्राता में 27% सब्जियों की फसल में नुकसान हुआ है। नीति आयोग के अनुसार 2015-16 और 2019-21 के बीच 5 वर्षों में देश भर में 13.5 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी रेखा से मुक्त
हुए हैं। नीति आयोग द्वारा जारी की गई एक समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा वाले व्यक्तियों की संख्या 24.85% से घटकर 14.96% हो गई है। इसमें सबसे गौर करने वाली बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में काफी तेजी से गरीबी रेखा में कमी देखने में मिली है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के चलते देश भर में करीब 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए हैं। नीति आयोग ने सोमवार को राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की एक प्रगति संबंधी समीक्षा रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट बताती है कि देश भर में गरीबों के लिए चल रही विभिन्न योजनाओं ने आम आदमी के जीवन में काफी सुधार किया है और गरीबी जैसे दंश से करोड़ों लोगों को मुक्ति मिली है। आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी सबसे तेज गति से कम हुई है। उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट देखने को मिली है, जहां करीब 3.5 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और बिहार ने भी गरीबी को कम करने में अहम भूमिका निभाई है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य फोकस टीम इंडिया पर है, जिससे देश में हर क्षेत्र में विकास किया जा सके। गरीबी रेखा से तेजी से बाहर हो रहे लोगों के पीछे केंद्र सरकार की कुछ ऐसी योजनाओं को भी नीति आयोग ने सामने रखा है, जिनका असर देश के पिछड़े और दूर दराज के इलाकों में प्रभावी रूप से हुआ है। गरीबों के लिए घर, पोषण को बढ़ावा, रसोई गैस की उपलब्धता, बिजली, पेयजल और बैंक खातों, वित्तीय समावेशन जैसी सरकार की योजनाओं का गरीबी के स्तर को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और हिमाचल प्रदेश के मौसम विज्ञान विभाग ने 22 जुलाई तक राज्य में मानसून के सक्रिय रहने की संभावना जताई है। वहीं चंबा, कांगड़ा और मंडी सहित अन्य भागों में भी भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया है कि शिमला, मंडी, कुल्लू और चंबा सहित कई जिलों में भूस्खलन, बादल फटने और बाढ़ की आशंका बनी हुई है। उन्होंने लोगों से एहतियात बरतने और नदी नालों के नजदीक नहीं जाने की अपील की है। गुजरात के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते कई जगहों पर जल भराव की समस्या पैदा हो गई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गिर सोमनाथ जिले के सुत्रापाड़ा में पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक 21.64 इंच बारिश हुई है। वहीं राज्य की 4 तहसीलों में 10 इंच से अधिक बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण जूनागढ़ जिले के मांगल रोल और मालिया हाटीना में चारों ओर पानी ही पानी हो गया है। नदी नालों में पानी के तेज बहाव के कारण निचले क्षेत्रों में लोगों के घरों में पानी भर गया है और इसके बाद प्रशासन की टीम पानी के निकासी को लेकर मशक्कत कर रही है। वहीं सड़कों पर जलभराव से आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। राहत और बचाव कार्य के लिए प्रशासन ने एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात की हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर फिर से खतरे के निशान को पार कर गया है। यमुना का जलस्तर बुधवार की सुबह 205.60 मीटर दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश की संभावना जताई है, जिसमें झंझावला, मुंडका, पश्चिम विहार के आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं आईटीओ बैराज का गेट खोलने के लिए एनडीआरएफ और सेना के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं। सरकार ने शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध हटाने का आदेश दिया है। राजधानी के कुछ क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति में सुधार होने के बाद सड़कों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। हालांकि अभी राजघाट के पास जलभराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार आया है। हालांकि अभी भी ब्रह्मपुत्र, डुबरी और निमाटी घाट सहित 6 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बारपेटा, चिरांग, दरांग, डिब्रूगढ़ और लखीमपुर सहित राज्य के 16 जिलों में 392 गांव अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। करीब 89,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और इसके अलावा 2,922 हेक्टेयर फसल क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। इसमें 1 लाख से ज्यादा जानवर भी प्रभावित हुए हैं। धेमाजी में कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 2,300 लोग चिरांग और शिवसागर के राहत शिविरों में रह रहे हैं।
बात करें मुंबई की तो मुंबई के कई हिस्सों में बुधवार को भारी बारिश हुई और बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव की समस्या पैदा हो गई है, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक शहर में तेज वर्षा का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है। वहीं मौसम विभाग ने बुधवार के लिए पालघर, रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ठाणे, मुंबई और रत्नागिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सीमित रही। वहीं इसके बाजार की बात करें तो मंडियों में उथल पुथल रही। एग्वाक नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 17 जुलाई को यहां अरहर का भाव था 8,500 रुपए। 18 जुलाई को ये 500 रुपए टूटकर 8,000 रुपए पर आ गया। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ की नागपुर मंडी में 17 जुलाई को अरहर का भाव रहा 9,783 रुपए, जो कि 18 जुलाई को 117 रुपए चढ़कर 9,900 रुपए पर पहुँच गया। वहीं मध्य प्रदेश की बुरहानपुर मंडी में 18 जुलाई को अरहर का कारोबार 8,696 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ, जबकि कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में मंगलवार को अरहर के सौदे 9,800 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34,30,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल इसकी उपज 42,20,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 7,90,000 टन की कमी हो सकती है। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को तिल की आवक सामान्य रही। वहीं 18 जुलाई को इसका कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 17 जुलाई को सफेद तिल का भाव रहा 15,750 रुपए, जो कि 18 जुलाई को 150 रुपए गिरकर 15,600 रुपए पर आ गया। वहीं राजकोट मंडी में ही 17 जुलाई को काली तिल का भाव रहा 15,450 रुपए, जो कि 18 जुलाई को 25 रुपए गिरकर 15,425 रुपए पर आ गया। गुजरात की ही भुज मंडी में 18 जुलाई को तिल का भाव 1,080 रुपए बढ़कर 14,751 रुपए से 15,831 रुपए हो गया। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में तिल का कारोबार बिना किसी फेरबदल के साथ हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 17 और 18 जुलाई को तिल का भाव 16,000 रुपए पर बरकरार रहा। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20,38,000 टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी, जबकि इस साल घरेलू स्तर पर तिल की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में कुल तिल की पैदावार 7,50,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ तिल की उपज 7,89,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल तिल की उपज में 39,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और मंडी खबर के बाद जान लेते हैं कुछ और खबरें खास खबर में। बेंगलुरु में सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों को संदेह है कि ये पांचों मिलकर बेंगलुरु में धमाका करने की योजना बना रहे थे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बुधवार की सुबह आतंकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बना दिया। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। बिहार एटीएस ने बुधवार तड़के पीएफआई के मास्टर ट्रेनर याकूब उस्मान उर्फ सुल्तान को गिरफ्तार किया। एटीएस ने मोतिहारी पुलिस की मदद से चकिया के बांस घाट के पीएफआई के संदिग्ध सुल्तान को गिरफ्तार किया।
यमुना नदी का पानी आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल की दीवारों तक पहुंच गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कहना है कि बढ़े हुए जलस्तर से ताजमहल को कोई खतरा नहीं है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों ने बाहरी मजदूरों को निशाना बनाया है। आतंकियों ने अनंतनाग में 2 बाहरी मजदूरों पर फायरिंग की। इसमें दोनों मजदूर घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में छत गिरने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना बुलंदशहर के मवई गांव में हुई है, जहां छत गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बड़ा हादसा हुआ है। पुलिस ने बताया है कि चुनैटी फ्लाईओवर पर एक वाहन को ओवरटेक करने के दौरान पीछे से ट्रक ने कार को टक्कर मार दी और कार डिवाइडर से जाकर टकरा गई और उसमें तुरंत आग लग गई। भीषण आग लगने से कार में सवार 4 लोग जिंदा जल गए। एशियाई विकास बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक विकास दर को 6.4% पर बरकरार रखा है और साथ ही अगले वित्त वर्ष 2024-25 में इसके बढ़कर 6.7% होने का अनुमान जताया है। बैंक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग बनी रहने से रिकवरी को सपोर्ट मिलता रहेगा। तो किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।